एनसीईआरटी जोन। जैसा कि हमें पता है ईपीएफओ एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है, लगभग 1 महीने टाइम बचे हैं ईपीएफओ का एग्ज़ाम होने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना इंडिविजुअली जो टॉपिक्स है वो अपना कवर कर लिया होगा। और कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होना चाहिए, तो इसी डिमांड को पूरा करते हुए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं ईपीएफओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आऊँगा और क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो ये 2016-17 के ड्यूरेशन में जो पेपर आया था ईपीएफओ का इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर के लिए, वो क्वेश्चन पेपर हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर है और पार्ट 1 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। इस क्वेश्चन में एक वर्ड है जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और इस कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखा हुआ है इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो कैपिटल लेटर में कौन सा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है फंडामेंटल लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में। तो कभी भी जब आप सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन को आप अप्रोच करते हैं तो इसमें आपको देखना क्या होता है, सबसे पहले आप वो जो सेंटेंस है उसको काफ़ी केयरफुली पढ़िए। केयरफुली पढ़ने से क्या होता है, जब आप उस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं तो 90% काम आपका वहीं पे हो जाता है। वहीं से आपको पता चल जाता है कि ये सेंटेंस में इस वर्ड का क्या वैल्यू है और क्या मीनिंग है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ। किसी भी इंसान का जो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है वो उसके पूरे लाइफ को डिफ़ाइन करता है। फंडामेंटल, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो ऑप्शंस हमारे पास है। इसका फंडामेंटल का सिनोनिम क्या होगा, क्या प्रोडक्टिव सिनोनिम होगा। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो पैदावार क्षमता है ना, प्रोडक्टिवनेस, पैदावार, तो ये तो नहीं होगा। एसेंशियल को अभी स्किप करते हैं। सक्सेसफुल ये भी नहीं होगा। इफेक्टिव ये भी नहीं होगा। तो फंडामेंटल का सिनोनिम क्या होगा, एसेंशियल। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन और ए का आंसर हो जाएगा बी। अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। फिर से हमें वही पूछ रहा है कि जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है इसका सिनोनिम बताइए। तो सीधा पढ़ते हैं। सेंटेंस है, शी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकेनेड, क्या है, हैकनेड एंड रेड्यूडेंट एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर पास्ट इवन वाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। सेंटेंस ये कह रहा है कि शी मतलब कोई एक लड़की है या कोई एक औरत है जो कि उनकी आदत हो गई है कि जब कभी भी वो फ्यूचर जनरेशन के भी साथ बात कर रही होती है, लाइक अपने से आगे के जनरेशन्स के साथ, बेटे के साथ या भतीजे के साथ या पोते के साथ, है ना, तो उनकी क्या आदत हो गई कि वो अपने ज़माने की बातें, घिसी पिटी बातें करती रहती है। तो यहाँ पे हैकेनेड का मतलब क्या हो गया, हैकेनेड का मतलब यहाँ पे हो जाता है घिसा पिटा। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो क्लीशे वर्ड होता है ना इसका सेम मीनिंग होता है, घिसा पिटा। क्लीशे इज़ द सिनोनिम ऑफ हैकेनेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। अभी चलिए फिर से वही सेम क्वेश्चन है, वर्ड को देखते हैं कौन सा वर्ड है भाई। सेंटेंस पढ़िए, शी इज़ एन इमैक्यूलेट, ये वर्ड है जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। शी इज़ एन इमैक्यूलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है कि ये काफ़ी तारीफ में बोला गया सेंटेंस लगता है। कह रहा है कि शी इज़ एन इमैक्यूलेट सोल, वो एक इमैक्यूलेट सोल है, एक ऐसी आत्मा है जिसके प्रेजेंस से ही सारा डिफरेंस क्रिएट होता है ना। अब वो प्रेजेंस नेगेटिव वे में भी क्रिएट हो सकता है या पॉजिटिव वे में भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात की जा रही है। तो इमैक्यूलेट का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है, इमैक्यूलेट का मतलब पवित्र, साफ, शुद्ध। तो इमैक्यूलेट का यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब होता है पवित्र। स्पॉट का मतलब दाग धब्बे, तो जिसमें दाग धब्बा नहीं है दैट इज़ स्पॉटलेस। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एक का था इसेंशियल, बी का था हमारा वो, दो का आपने देख लिया और थर्ड का स्पॉटलेस हो गया। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द
वर्ड। अच्छा देखिए, अभी तक सिनोनिम की बात हो रही थी, अब एंटोनिम की बात हो रही है, यानी कि जो वर्ड हमारे सामने है उसका उल्टा मतलब जिस वर्ड का होगा वो हमें ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है एनमिटी, ठीक है। सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनमिटी, है ना। शत्रुता करने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं होती है ना। शत्रुता कैसे भी हो जाती है, आसानी से हो जाती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी दुश्मनी है या बहुत दुश्मनी होना बहुत आसान है, तो एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, ठीक है। तो एनमिटी हमें शत्रुता बताता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, मित्रता। शत्रुता का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मित्रता। तो एमिटी का मतलब होता है मेल जोल, ठीक है, मित्रता वगैरह। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, 4 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन हमारे सामने है। अच्छा देखिए, अब मैं ऐसे करके चलूँगा, 5th के बाद 6th पे ना जा करके 5th के बाद 8th करूँगा, क्योंकि ये दोनों सेम लाइन में है, तो इस तरीके से हम करके चलेंगे। चलिए, 5th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर्स। फिर से एंटोनिम बताना है, तो सेंटेंस पढ़ते हैं। शी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। वह अपने कार को बेचने के लिए रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि उत्सुक नहीं होना, है ना। रिलक्टेंट का मतलब होता है उत्सुक नहीं होना। दिस इज समहाउ सिमिलर टू लेजीनेस, है ना। रिलक्टेंट मतलब उत्साहित नहीं थी, तो उत्साहित ना होना का उल्टा क्या होगा, उत्साहित होना। तो रिलक्टेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ईगर। ईगर का मतलब होता है बेचैन होना, बहुत अति उत्साहित होना, अति उत्साहित होना, राइट। सो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी। रिलक्टेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ईगर। ओके, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। अभी ये सेंटेंस है, आपको यहाँ तक इसमें आपको एरर ढूंढना है। एरर कहाँ पे मिलेगा, तो देखिए पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद मैं उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के पास लेकर आ गई, मतलब अपने जो मैं कहना चाहती थी वहाँ तक उसको लेकर आ गई। तो यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन है। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बिल्कुल सही है, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये भी सही है। तो देखिए फॉरवर्ड एंड टू, आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई ब्रॉट हिम टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। फॉरवर्ड यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कहाँ पे एरर था, तो फॉरवर्ड को रिमूव हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फॉरवर्ड, तो यहाँ पे जो एरर है वो है बी में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड, ये इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरर निकल के आ गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटन इन कैपिटल लेटर। फिर से रिटन जो कैपिटल लेटर में लिखा है इसका एंटोनिम बताना है। तो सेंटेंस है आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वेर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। अभी इसका मतलब क्या होता है, तो पहले पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। सेंटेंस का मतलब है कि आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वेर रेगुलेशंस ऑफ योर लैंड। यहाँ पे लैंड का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़मीन, है ना। यहाँ पे कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बोल रहा है कि मैं तुम्हारे देश में जो उल्टे सीधे रेगुलेशंस हैं, अजीबो गरीब रेगुलेशंस है, स्ट्रेंज रेगुलेशंस है, उनसे कंप्लाई नहीं कर सकती भाई। मैं उसको सही मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा इतने अजीबो गरीब रेगुलेशंस को फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे एंटोनिम बताना है। क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कस्टमरी। क्या हो जाएगा, कस्टमरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसमें किस में एरर है, तो सेंटेंस है एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड। इसका मतलब है कि जो इग्नोरेंट होते हैं, अनजान व्यक्ति को आसानी से ठगा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो एज यू नो दैट, यहाँ पे या तो एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड होना चाहिए था, या यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड होना चाहिए। तो एज और दैट में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो दैट यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, तो दैट जहाँ पे है वही एरर है, तो क्या हो जाएगा, दैट द इग्नोरेंट। 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें एरर है, ठीक है, बी ऑप्शन में। 9th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस डोंट आस्क हिम
मतलब इसमें भी एरर आपको ढूंढना है। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है, माफ करिएगा, सेंटेंस है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज, ओके, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ओके। यहाँ पे गेट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे होना क्या चाहिए था, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज़ बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ। उससे मत पूछो कि वह कैसा है, अगर वह अपना हाल बताने पे आ गया तो तुम्हें उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता, डोंट आस्क हिम हाउ ही इज़ बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ हिम, ठीक है, गेट ऑफ हिम, फ्रॉम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, फ्रॉम को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे किस में आपको दिख रहा है एरर, गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ठीक है, तो सी है गेट ऑफ फ्रॉम हिम, यही है एरर, सी सेंटेंस में फ्रॉम हट जाता, यहाँ से हटना चाहिए था, ओके। 10th क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्या ढूंढना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड, अच्छा यहाँ पे ढूंढना नहीं है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज, ओके, सेंटेंस पढ़ते हैं, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। ऐसी जगह, नर्सरी जहाँ पे छोटे बच्चे जिसके माता पिता काम करते हैं उनकी देखभाल की जाती है, ऐसे नर्सरी को क्या कहते हैं, तो ऐसे नर्सरी को कहते हैं शिशुगृह, हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं क्रेच, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रेच। क्रेच इज़ अ प्लेस वेयर चाइल्ड्स हुज मदर एंड फादर आर वर्किंग आर टेकन केयर ऑफ, ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज। चलिए फिर से सब्सटीट्यूट वर्ड हमें ढूंढना है, तो पढ़ते हैं, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, ऐसी चीज़ जिसे फोर्स करके नहीं लिया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल, क्या कहते हैं, इम्प्रेग्नेबल, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। यहाँ पे जो खाली स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस है, टेक अ सीट, फिर उसके बाद आप क्या बोलते हो, टेक अ सीट, वॉन्ट यू, बैठिए, क्या आप नहीं बैठेंगे, ऐसा पूछते हैं ना, बैठिए, क्या आप नहीं बैठेंगे, मतलब पोलाइटली बोलते हैं ना, बैठने के लिए बोलते हैं, बैठिए, कुर्सी लीजिए, क्या आप नहीं लेंगे, सो यहाँ पे होगा टेक अ सीट, वॉन्ट यू, तो सही हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ही इज़ फॉन्ड ऑफ आर्ट, वह आर्ट का शौकीन है, एंड सीम्स सूटेड टू बी एन आर्टिस्ट, एंड सीम्स सूटेड टू बी एन आर्टिस्ट, और ऐसा लगता है कि वो आर्टिस्ट बनने के लायक है। तो सूटेड की जगह पे एक और ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो सूटेड की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो क्या है, वो है कट आउट, क्या है, कट आउट को सूटेड की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसा अगर फिर से हम सेंटेंस को पढ़े तो क्या हो जाएगा, ही इज़ फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स टू एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, एंड सीम्स सूटेड की जगह पे क्या हो गया, कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, तो सूटेड की जगह पे कट आउट का भी इस्तेमाल हो सकता है, ओके। सो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस। अब अपीयर्ड की जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं, वी वर हैप्पी इन द बिगिनिंग, शुरू में हम काफ़ी खुश थे, बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव अपीयर्ड, लेकिन अब सारी समस्याएं एक एक करके ऊपर आने लगी है। अपीयर्ड की जगह पे और किस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर से पढ़ते हैं, वी वर हैप्पी इन द बिगिनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव अपीयर्ड की जगह पे हो सकता है क्रॉप्ड अप का इस्तेमाल, क्रॉप्ड अप, ठीक है, ऊपर आने लगे हैं एक एक करके, क्रॉप्ड अप,
ओके, सो ए आंसर इसका, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो फिर से पढ़िए, वी वर हैप्पी इन द बिगनिंग बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव अपीयर्ड, या फिर ऑल द ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। फिर से क्वेश्चन टैग आपको बताना है। तो एनी वन कैन मेक मिस्टेक, इसके बाद क्या होगा, एनी वन कैन, क्योंकि ये कैन है यहाँ पे, तो देखिए एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कांट दे, है ना, तो इसके बाद क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, कांट दे। एनी वन कैन मेक, आप किसी से बात करते हो ना, ये कोई भी गलती कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसा पूछते हैं ना बाद में, तो वही यहाँ पे सेम चीज़ है, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कांट दे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 16th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 16th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। हैपेंड की जगह पे किस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, कोई नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। तो जहाँ पे भी हैपेंड है इसके जगह पे फ्रेजल वर्ब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं केम अबाउट। किसका, केम अबाउट। तो फिर से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नो वन नोज हाउ इट ऑल केम अबाउट, या फिर हाउ इट ऑल हैपेंड। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। फिनिश की जगह पे किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग, मुझे ये काम ख़त्म करना है सुबह निकलने से पहले। तो फिनिश की जगह पे और किस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो देखिए, आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। तो जब कभी हम ऐसा काम जो कि हमारा करने का मन नहीं होता है लेकिन करना ही पड़ता है वो काम, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लियर अप का। किसका, क्लियर अप का। तो क्लियर अप का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं फिनिश के जगह पे। आई हैव टू क्लियर अप दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेपोजिशन मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। अभी कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, ही लिव्ड अ हैंड डैश माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज़ अ वीक, हैंड डैश माउथ। तो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब होता है हैंड टू माउथ। क्या होता है, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि बहुत ही कम पैसों में गुजारा करना, निर्वहन कर लेना किसी तरीके से, पेट पाल लेना। ठीक है, तो इसे कहते हैं हैंड टू माउथ। तो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा टू का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ही लिव्ड अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन जस्ट अ फ्यू रुपीज़ अ वीक। वह बहुत ही निर्वहन मात्र की स्थिति में है, कुछ ही पैसों पे पूरे सप्ताह उसका गुजारा होता है। तो क्या हो जाएगा, हैंड टू माउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। अभी जो वर्ड्स लिखे हैं कैपिटल लेटर में उसके जगह पे सब्सटीट्यूट बताना है आपको। तो सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है, देयर इज़ नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। ऐसा दूध गिर गया उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग अगर समझे तो दूध गिर गया तो उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा। ऐसा दूध गिर जाता है तो हम बोलने लग जाते हैं ना एक दूसरे को, कैसे गिर गया, क्या हुआ, क्यों गिर गया, कैसे रखा था, वगैरह वगैरह। तो वही चीज़ अभी इसको समझिए किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है कि जो काम हो गया उसके बारे में चिंता करने से क्या हो जाएगा, है ना। वो तो काम ख़राब हो गया तो ख़राब हो गया, अभी चिंता करके कुछ नहीं होगा। तो क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क का मतलब क्या हो जाएगा, नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, नो यूज़ ऑफ वरिंग अबाउट। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। अभी कैपिटल लेटर में जो वर्ड लिखा है उसका सब्सटीट्यूट बताना है। तो सेंटेंस है,
सर्विंग दी सफरर्स इज ट्रू योमैन्स सर्विस। सर्विंग दी सफरर्स यानी कि पीड़ितों की सेवा करना ही ट्रू योमैन्स सर्विस कहलाता है। योमैन्स क्या है? योमैन्स यूके में भी थे और योमैन्स यूएसए में भी थे। कुछ लोग थे जो कि फार्मिंग का काम करते थे और भी छोटे छोटे काम किया करते थे, है ना। तो वो योमैन्स उनका एक मतलब एक कैटेगरी थी और वो मतलब सेवा ही करते थे एक तरीके से सोसाइटी की, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो योमेंस, वहाँ से ये वर्ड निकला। योमेन सर्विस का मतलब होता है कि एन एक्सीलेंट वर्क। तो योमेंस सर्विस की जगह पे एन एक्सीलेंट वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्विंग द सफरर्स इज ट्रूली एन एक्सीलेंट वर्क। ओके, इस तरीके से। तो योमेन सर्विस का मतलब एन एक्सीलेंट वर्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया पार्ट बी हमारा, ठीक है। चलिए पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी में 21वां क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ इम्पीरियल फाइनेंस। ये जो बुक है इसके रचयिता कौन है, मतलब कौन है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। The evolution of provincial finance in British India, a study in the provincial decentralization of imperial finance. This is a book and the author of this book is Dr. BR Ambedkar. Next question है, in the context of international affairs, which one of the following is correct about Lord Curzon? अगर Lord Curzon की बात करें तो इंटरनेशनल अफेयर के मामले में ये इसमें से कौन सा सही है, करेक्ट है? तो देखिए, ही advocated a pacifist policy, गलत है। He wanted England and Russia to become friends against China, गलत है। He wanted to lead a flag waving mission to the USA, ये भी गलत है। तो करेक्ट क्या है? करेक्ट है ऑप्शन बी, ठीक है। He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian Gulf and Sistan, okay, so ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the peasant associations set up in Kerala in the 1930s called? जो एक किसान एक महासभा कह सकते हैं या पेजेंट एसोसिएशन कह सकते हैं जो सेटअप किया गया था केरला में 1930s में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कारशका संगम, ठीक है। क्या था? कारशका संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9th May टू बी इथोपिया डे? 9th May को कांग्रेस ने इथोपिया डे क्यों घोषित किया था? ठीक है, तो सही आंसर है बिकॉज इथोपिया वॉज अटैक्ड बाय इटली इन अर्ली 1936। इथियोपिया पे क्या हुआ था? अटैक किया गया था इटली के द्वारा 1936 में, अर्ली में। एंड देयर रेसिस्टेंस वॉज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने विरोध किया था और इसे फ्रीडम स्ट्रगल माना गया था। और इसी के वजह से 29th May को क्या किया गया था? 9th May को इथियोपिया डे की घोषणा कर दी थी कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आसाम इन ब्रिटिश इंडिया? आसाम की अगर बात करें ब्रिटिश इंडिया में तो क्या सही है इसमें से? ठीक है, तो देखिए इसमें से सही क्या है? इट वॉज अ पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नहीं। इट वॉज मेड अ प्रोविंस इन 1865, ये भी नहीं। इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाई होम किंग्स, ये भी नहीं। तो इसमें से क्या सही है आसाम के बारे में? इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874, ओके, 1874 में बंगाल से अलग हुआ। एंड अलॉन्ग विथ सिलहट मेड इनटू अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910? सबसे पहले किसने भारत स्त्री महासभा का संगठन किया था? तो देखिए ये किया था सरला देवी चौधरानी ने। किसने? सरला देवी चौधरानी ने। तो 26 का सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अभी हिंदी में भी क्वेश्चन है इसका सेम, तो हिंदी में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं इंग्लिश में के साथ साथ हिंदी में उसको बोल दे रहा हूँ, तो मैं इसको हिंदी को स्किप करूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें से इनमें से कौन सा है जो कि फीचर नहीं है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का?
ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक बॉयकॉट वॉज इंटेंस एंड सक्सेसफुल, ये है फीचर। इट वॉज मार्क्ड बाय अनइवन जोग्राफिकल स्प्रेड एंड रीजनल वेरिएशंस, ये भी है फीचर। अलॉन्ग विद नॉन कोऑपरेशन अदर गांधीयन सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट लाइक द एंटी लीकर कैंपेन अचीव्ड सम सक्सेस, ये भी है। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ साथ जो और भी गांधीयन मूवमेंट्स थे लाइक लीकर के खिलाफ जो कैंपेन वगैरह था, ये भी सक्सेसफुल हुआ उसके साथ साथ। लेकिन ये जो बी ऑप्शन है, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन वेरी लार्ज नंबर्स इन द मूवमेंट, मिडिल क्लास काफ़ी बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट किया, तो ये फीचर नहीं है नॉन कोऑपरेशन का, ठीक है, ये नॉट अ फीचर, दिस इज़ नॉट अ फीचर, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। विशेषता ये नहीं है, मतलब ये इतना भी इसमें सत्यता नहीं है, तो बी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following publications was started by खान अब्दुल गफ्फार खान in 1928? 1928 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा कौन से पब्लिकेशंस को शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया पख्तून को, ठीक है, तो 28 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 29th क्वेश्चन है, Who among the following was the founder of आर्य महिला समाज in the early 1880s? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य महिला समाज की स्थापना की थी किसने की थी? ये की थी स्वामी नहीं स्वामी पंडिता रमाबाई, हाँ ये किया था पंडिता रामाबाई ने। किसने किया था? पंडिता रामाबाई, इनका पूरा नाम था पंडिता रामाबाई सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following is considered to be the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? तो एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में सबसे पहले जेल जाने वाले इंडियन कौन थे? तो वे थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो 31 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन या रीजन्स फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन 19th सेंचुरी? जो 19th सेंचुरी में इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुए थे, उसके पीछे क्या रीज़न था, है ना, क्या वजह थी? तो पहला वजह यहाँ पे दिया गया है कि ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर बट इट वाज एक्चुअली अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरवेंशंस। देखिए लेसेस फेयर सिस्टम में क्या होता था कि काफ़ी इंटरफेयर रहता था गवर्नमेंट का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, और ये लेसेस फेयर सिस्टम एक तरीके से गवर्नमेंट काफ़ी इंटरफेयर करती थी। तो इस इंटरफेरेंस की वजह से एक तो इकोनॉमिकली हम डेवलप नहीं हो पाए। दूसरा रीज़न क्या है, यूरोपियन एंटरप्रेन्योर्स हैड कनेक्शंस टू बैंक्स एंड एजेंसीज। जो यूरोप के एंटरप्रेन्योर्स थे, ठीक है, उनके काफ़ी कनेक्शंस थे बैंक में और एजेंसी हाउसेस में, तो उनको आसानी से लोन वगैरह मिल जाता था। लेकिन जो इंडियन बिजनेस मैन थे, उनको क्या करना पड़ता था? अपने घर वालों पे, फैमिली पे, दोस्तों पे ही, अपने जाति वालों पे ही भरोसा करना पड़ता था, उन्हीं से पैसे लेने पड़ते थे। तो कितना पैसा देंगे कोई भी रिलेटिव, ठीक है। थर्ड है, तो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब हाँ ये भी रीज़न था लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। थर्ड ऑप्शन है, व्हेन plantations were transferred to individual capitalist ownership, नेटिव इन्वेस्टर्स वर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। और जब मतलब ट्रांसफ़र किया जाने लगा कैपिटलिस्ट ओनरशिप, तो जो नेटिव इन्वेस्टर्स थे, यानी कि जो देसी लोग थे, जो देसी लोग यहाँ पे पैसे लगाने वाले थे, इन्वेस्टर्स थे, उनको इग्नोर किया गया डेलिबरेटली, जानबूझ के। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, जिसके वजह से इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं हो पाया इंडिया। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट, और ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो 1, 2 and 3 सब सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 31 का। बात करते हैं 32nd क्वेश्चन की, 32वें क्वेश्चन की। 32वां क्वेश्चन है, विच सोशल रिफॉर्मर्स autobiography entitled Looking Back describes his experience in setting up schools for women in Pune in the 1890s? कौन से वो रिफॉर्मर्स थे जिनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, और वो देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूना में वुमेन के लिए स्कूल्स की स्थापना की थी और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई थी, और इस चीज़ को उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। तो ये है ढोंडो केशव कार्वे। क्या इनका नाम था? ढोंडो केशव
कार्बे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वे थे एलेक्जेंडर कनिंगम। कौन थे? एलेक्जेंडर कनिंगम। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेगम रोकिया। तो इनमें से कौन सा वर्क है जिसमें बेगम रोकिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था? ठीक है, तो मदर इंडिया वो वर्क है जिसमें बेगम रोकिया का कंट्रीब्यूशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 35th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स। इनमें से मुगल क्रॉनिकल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो देखिए एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन है कि दे प्रेजेंट अ कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। तो ये काम तो वो करते थे कि क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड रखते थे अपने इवेंट्स का, तो ये तो ऑप्शन सही है। अगर बात दे वर अ रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स, ये भी सही है। दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड, ये भी सही है। दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफीज ऑफ द ऑथर्स ऑफ द क्रॉनिकल्स। अभी देखिए ये हुआ क्या कि क्रॉनिकल्स जो उनके टाइम पे लिखते थे, ठीक है, जिसमें राजा के बारे में, उसके काम के बारे में सब कुछ लिखा रहता था। तो कह रहे कि वो जो बायोग्राफीज़ लिखे जाते थे, उसके जो ऑथर रहते थे, उसके बारे में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है मतलब मुग़ल क्रॉनिकल्स की ये विशेषताएँ हैं। तो ये सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन इन इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। कोई भी ओवरसीज जो सिटीज़न है इंडिया का, उसके बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए एन OCI यानी कि एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, बिल्कुल सही। एन OCI possesses multiple entry long term visa for visiting India, बिल्कुल सही, मतलब कितनी बार भी आ सकता है वो इंडिया। एन OCI इज़ एट पार विद NRI इन ऑल मैटर्स। एक OCI यानी कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया एक नॉन रेजिडेंट इंडियन के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन मतलब सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द आधार। जो आधार है उसका, इसमें से कौन सा उसका सही फीचर नहीं है? तो ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडियन आर एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट। तो ये पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत है, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, फोर्स्ड लेबर और बेगर इज़ अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप किसी से ज़बरदस्ती काम करवाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा एक्ट वायलेट होता है इससे? ठीक है, तो 38 का ऑप्शन डी सही आंसर है। आर्टिकल 23 का वायलेशन होता है अगर आप फोर्स्ड लेबर करते हो तो, ठीक है, या भीख मंगवाते हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट नहीं है? ओके, तो अगर हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ें तो पहला ऑप्शन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स हु हैड बीन इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सही है बिल्कुल।
ठीक है। बी है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946, ये भी सही है। सी ऑप्शन है द सीट्स इन ईच प्रोविंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज़ मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन प्रोपोर्शन टू दियर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन है द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन स्टेट्स वॉज टू बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सा संवैधानिक बॉडी नहीं है? तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन भी है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब देखिए इकोनॉमी का पोर्शन आ गया। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसे कंपटीशन को कहते हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट दे सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईच अदर, है ना। जो भी सेलर्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, बिल्कुल सही है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट, बिल्कुल सही। प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ होमोजेनस, नहीं। अभी या तो पता चला कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, और फिर से अगले ऑप्शन में कि प्रोडक्ट होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब होता है सिमिलर, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है सोशल कॉस्ट इज़ हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज, सोशल कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट से हायर क्यों होता है? बिकॉज कॉस्ट बोर्न बाय स्टैंडर्ड्स इज पॉजिटिव, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इन इज़ अ टाइप ऑफ। देखिए अगर कोल पे सेस लगाया जा रहा है ₹100 पर टन पे, तो ये कौन से किस तरीके का सेस है? तो ये कार्बन टैक्स माना जाएगा, ठीक है। तो कार्बन प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पे जो सेस लगाया गया दैट इज कार्बन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर, कह रहे कि कोर, ठीक है चलिए, कोर इन्फ्लेशन जो है ये अलग होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। ऐसा क्यों होता है? देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि टोटल, ठीक है, टोटल इन्फ्लेशन, और कोर इन्फ्लेशन तो जो ऐसा वॉलेटाइल नेचर के जो आर्टिकल्स होते हैं, सामान गुड्स होते हैं, इनको जब निकाल दिया जाता है टोटल गुड्स में से तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, यानी कि कोर इन्फ्लेशन को निकाल दिया जाता है। तो यही कह रहे कि फॉर्मर यानी कि कोर इन्फ्लेशन अलग क्यों है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कोर इन्फ्लेशन होता है ये इग्नोर करता है ऐसे आर्टिकल को जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी कि ऑफ नो यूज़, किसी भी यूज़ के नहीं होते हैं। प्राइस इंडेक्स में इसको लेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चॉइस ऑफ टेक्निक्स। चॉइस ऑफ टेक्निक्स को किन्होंने लिखा है? तो अमर्त्य कुमार सेन ने लिखा है, सही आंसर हो जाएगा A.K. सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46th question which one of the following bodies has formulated the National Students Startup Policy launched by the President of India in November 2016। जो नेशनल स्टूडेंट्स स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुआ इसको किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया AICTE ने, और AICTE का पूरा नाम क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो AICTE ने लॉन्च किया था नेशनल स्टूडेंट्स स्टार्टअप पॉलिसी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। तो जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी कि PPI के लिए जो मेथोडोलॉजी कंस्ट्रक्ट होती है, तो इनमें से किन्होंने काम किया था? तो देखिए इसमें से काम किया था
BN गोलदार ने या BN गोल्डर, आप जो भी बोल लीजिए, इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ adolescent girls in the age group of 11 to 18 years and making them self reliant। इनमें से कौन सा स्कीम है जो कि एडोलेसेंट लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, RGSEAG वो स्कीम है जिसके तहत ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाता है ऐसी लड़कियों का। तो RGSEAG पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th क्वेश्चन, पंचायत एक्ट 1996 परमिट्स सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स बाय। जो नेचुरल रिसोर्स है इसका सेल्फ गवर्नेंस किसको प्रदान करती है? पंचायत एक्ट 1996, तो ग्राम सभा को ये अधिकार देती है पंचायत एक्ट 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। तो ईरान नहीं है WTO का मेंबर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी इस्टेब्लिश। एक स्टैंड अप एंटरप्राइज जो कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, स्टैंड अप एंटरप्राइज इस्टेब्लिश किया जा सकता है कौन से सेक्टर में? फार्मिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, ट्रेडिंग में। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में और ट्रेडिंग में, इन तीनों में किया जा सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन डी सही इसका हो जाएगा आंसर। 51 का डी हो जाएगा सही ऑप्शन। बात करते हैं 52nd क्वेश्चन की। देखिए 52वां क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वर कन्फर्ड विद राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2016। 2016 में किसे खेल रत्न पुरस्कार मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए जीतू राय को मिला था शूटिंग के लिए, दीपक कर्माकर को मिला था, PV सिंधु को मिला था और साक्षी मलिक को मिला था। तो इन सब को मिला था। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो इन अगस्त 2016 सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड सुपरसोनिक कंबसन रैमजेट या स्क्रैमजेट इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्क्रैमजेट इंजन इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो स्क्रैमजेट इंजन के बारे में सही है? तो इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कम्बस्टर मोड्स। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ अ स्क्रैमजेट इंजन। तो देखिए इसमें से ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि इंडिया वो पहली कंट्री नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ओनली ए, 1 ओनली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप हब्स आर अग्रीड टू बी सेटअप इन। स्टार्टअप हब्स को कहाँ पे सेटअप करने के लिए अग्रीमेंट हुआ है? तो IITs में, IISER में और NITs में। तो ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ के इन तीनों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम envisages each bank branch to give loan between 10 lakh to 100 lakh। ठीक है, जिनमें से क्या होना चाहिए? इनमें से होना चाहिए कि टू एटलीस्ट 1 रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोवर और टू एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोवर या टू एटलीस्ट 1 वुमेन बोरोवर। तो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के तहत जो हर बैंक के ब्रांच को जो लोन देने के लिए बोला गया है 10 लाख से 100 लाख के बीच में, इनमें से क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक SC या ST बोरोवर होना चाहिए और उसके अलावा एटलीस्ट एक वुमेन बोरोवर भी होना चाहिए। यानी कि एक SC और ST से लोन लेने वाला होना चाहिए और एक महिला भी लोन लेने वाली होनी चाहिए। मतलब इसको दिया जाना कंपलसरी है। तो सही आंसर हो जाएगा क्या इसका? 55 का सही आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू, अगर गोल्ड रेवेन्यू की बात है, नॉमिनल अकाउंट होता है तो लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है, लेगेसीज आर जनरली, लेगेसीज क्या होता है, वसीयत को क्या करते हैं, कैपिटलाइज कराते हैं और बैलेंस शीट में ले जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द abnormal loss on contingent consignment is credited to। तो कंसाइनमेंट पे जो एबनॉर्मल लॉस होता है इसको कहाँ पे हम ले जाते हैं, इसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर द जॉइंट वेंचर द अमाउंट इज़ डेबिटेड टू। जब गुड्स को जॉइंट वेंचर के लिए ख़रीदा जाता है तो अमाउंट को क्या करते हैं, अमाउंट को जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए कंसिडर करिए इन्फॉर्मेशंस को। तो है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद रखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट और रेट दिया है 25% का। सेल्स का अमाउंट दिया है 20 लाख का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो बोले कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट है एक्स, कितना है कॉस्ट, मान लेते हैं कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स और सेल्स का अमाउंट है 25 लाख, सेल्स 25 लाख है। तो हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉस्ट पे निकालिए। तो सेल्स में क्या क्या अमाउंट ऐड होता है, सेल्स में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट मिला करके सेल्स बनता है। तो कॉस्ट तो एक्स है, तो एक्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए एक्स का 25% कितना होगा, एक्स इंटू 25/100 यानी कि एक्स अपॉन 4, एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 यानी कि कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20 lakhs, ठीक है 20 लाख। तो x प्लस एक्स अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 4 इक्वल टू 20 lakhs एंड x इज इक्वल टू 20 लाख इंटू 4/5। ओके, तो कितना हो जाएगा 16 लाख। कॉस्ट हमारा आ गया 16 लाख और सेल्स हमारा 20 लाख है, तो 20 लाख में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे 16 लाख को, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 4 लाख का। तो ये हमारा हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया। पता चला कैसे, सबसे पहले कॉस्ट को x मान लिया, ओके। कॉस्ट को जब x मान लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, x का 25% यानी कि x अपॉन 4, x इंटू 25/100 यानी कि x अपॉन 4। तो कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया तो सेल्स का अमाउंट निकल के आया। इस तरीके से x हमने निकाल लिया यानी कि कॉस्ट निकल गया। तो कॉस्ट जब निकल गया तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम इज। ब्रांच अकाउंट, डेटर सिस्टम के अंदर में जो ब्रांच अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, तो वो होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपॉर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। जो इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉस्ट ऐड करना चाहिए वो कैसे ऐड करना चाहिए, तो वो तो ऐड करना चाहिए कि कितना हॉर्स पावर यूज़ हो रहा है और कितने टाइम तक यूज़ हो रहा है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, कितने घंटे वो मशीन का काम चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्केड्यूल या शेड्यूल, अंडर विच शेड्यूल Companies Act 2013 the formats of financial statements are prescribed। Companies Act 2013 के किस शेड्यूल के अंदर में जो स्टेटमेंट्स है फॉर्मेट, वो मतलब बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये प्रिस्क्राइब किया गया है। तो शेड्यूल 3 में किया गया है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न, अगर
पार्टनरशिप जब बन रहा है और तब कोई प्रोविज़न नहीं किया गया, ठीक है, तो जो प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा वो किस में डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, तो इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो कमिटीज़ है ये किसके एग्जाम्पल्स है, तो ये एग्जाम्पल्स है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ which one of the following is not a part of the following part of the aims and purposes of ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग इनमें से क्या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है या एम नहीं है या पर्पस नहीं है, ठीक है। तो देखिए, दी वॉर अगेंस्ट, देखिए लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, ये बिल्कुल सही है, ये है इसका एम कि लेबर को कमोडिटी की तरह यूज़ ना करना, बेचना, ख़रीद फरोख्त पे रोक लगाना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस, ये भी सही है। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ये भी सही है। द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर टू बी कैरिड ऑन विथ अनरिलेंटिंग विगर विद इन ईच नेशन एंड इज़ सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो है ये एम नहीं है किसका, ILO का, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज an exception from the 5 functional types of unionism identified by रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने जो 5 यूनियनिज़म आइडेंटिफाई किए थे इनमें से कौन सा नहीं है, उस 5 में इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए जो इवोल्यूशनरी यूनियनिज़म है ये नहीं है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमेन एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सनस हु फैसिलिटेट्स थ्रू मीडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट। देखिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब क्या जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो वर्कमैन और एम्प्लॉयर जब भी कभी डिस्प्यूट हो जाता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ बुलाया जाता है और साथ में क्या किया जाता है, मीडिएशन का काम करके सेटिस्फैक्ट्री अग्रीमेंट तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट का नाम है कॉन्सिलिएशन। क्या है, कॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 may be referred to. Questions relating to the application or interpretation of the standing order certified under the Industrial Employment Act 1946 referred to the लेबर कोड। मतलब कहाँ पे लिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस जो कि एप्लीकेशन या फिर इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है, कहाँ पे, किसके, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के एक्ट से रिलेटेड है, तो उसे कहाँ पे लिया, इस इशू को कहाँ पे उठाया जा सकता है, इस इशू को लेबर कोड में उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनियन हुज मेंबरशिप में कवर वर्कर्स, a union whose membership may cover workers employed in many industries, employment and crafts is known as। ऐसे यूनियन जो कि कवर करता है वर्कर्स को भी और एम्प्लॉयड वर्कर्स को जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड है और उनके एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे यूनियन को क्या कहते हैं, ऐसे यूनियन को कहते हैं जनरल यूनियन, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग perspectives of industrial relations is based on the assumptions that both the parties strive to exercise economic as well as political power। ठीक है, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का कौन सा पर्सपेक्टिव है जो बेस्ड है कौन से एजम्पशन पे कि दोनों पार्टीज़, ठीक है, को ये हक है टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर का। तो ये है
प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्या है? प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर। वो प्रोविज़न जिसमें ये बताया गया है कि जो वर्कर है इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ये किस आर्टिकल के अंदर बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 43A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। इनमें से क्या ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है? तो देखिए 79 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओपन शॉप सिस्टम। ये नहीं है ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर के का हिस्सा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शनिंग एट द सेंट्रल लेवल। इनमें से कौन सा स्टैट्यूटरी मशीनरी है जो कि सेंट्रल लेवल पे फंक्शन कर रही है? ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। लेबर का सिटीजन कॉन्सेप्ट इनमें से क्या बताता है, कौन सा स्टेटमेंट बताता है? तो देखिए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें लिखा हुआ है कि लेबर हैज़ अ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू टर्म्स एंड कंडीशंस अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। मतलब लेबर भी इंसान होते हैं और उन्हें भी ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड कराना चाहिए जहाँ पे वो रह के काम कर सके। तो ये बताता है कि किसको फॉलो करता है, सिटीजन कॉन्सेप्ट को फॉलो एक्सप्लेन करता है ये वाला स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। इनमें से कौन अपॉइंट हो सकता है एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है अंडर मिनिमम वेज एक्ट? तो जो एम्प्लॉयज़ जो कि क्या है 82 का आंसर हो जाएगा कि वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड, जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा ना उसको बनाया जा सकता है चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन स्टेट लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल के अंदर में? तो रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल 83 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश self-centered and always tries to achieve his own ends even the cost of others explains which theory of labor welfare। कहा गया है कि इंसान सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब खुद पे ध्यान देता है, काफ़ी लोभी होता है और अपने हित के लिए वो दूसरे का भी अहित भी कर सकता है। ये कौन से थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा है? तो ये थ्योरी है पुलिस थ्योरी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एक्रोइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विथ डिटर्मिनेशन ऑफ। जो डॉक्टर एक्रोइड का फार्मूला है ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये एसोसिएटेड है मिनिमम वेज से। ठीक है, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सोसाइटी के हर एक सदस्य को सोशल सिक्योरिटी का अधिकार प्राप्त है and is entitled to realization through national efforts and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state of economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and free development of his personality। और अपने पर्सनैलिटी का ऑल ओवर विकास करने के लिए वो उसको छूट है। ठीक है, हर चीज़ में हिस्सा लेने का उसको छूट है। दिस स्टेटमेंट विच इज़ एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी पे जो स्टेटमेंट ये लिखा गया है तो इनमें से किस स्टेटमेंट में इस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो देखिए इसके बारे में बताया गया है
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज द नॉन कैश बेनिफिट वॉज प्रोवाइडेड अंडर। इंडिया में सबसे पहले मेडिकल बेनिफिट नॉन कैश बेनिफिट के तौर पे प्रोवाइड किया गया, कब और किस एक्ट के दौरान किया गया? तो ये किया गया द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे थे? 87वां क्वेश्चन हमने कर लिया था, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ कंटिजेंसीज आइडेंटिफाइड बाय विलियम बेवरेज इन द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो जब विलियम बेवरेज ने आइडेंटिफाई किया था कुछ सेट ऑफ कंटिजेंसीज को, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, वो क्या क्या था? तो वो था वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड आइडलनेस। सोसाइटी में इस तरीके के कंटिजेंसीज कोई भी फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, तो ये बताया था विलियम बेवरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना। तो देखिए अटल पेंशन योजना के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज्ड अबव 40 ईयर्स। इसका सही क्या होगा कि 18 to 40 ईयर्स के बीच में जो भी लोग हैं वो एलिजिबल हैं अटल पेंशन योजना के लिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये सब सही है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फॉर एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी कवर अप टू 2 lakhs। तो जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर ये आप लेते हैं 2 लाख तक का डिसेबिलिटी, अगर एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी का है तो उसको कवर अप करने के लिए ये योजना होता है। इसमें कितना प्रीमियम देना पड़ता है जो बीमा लेने वाले को? तो 12 रुपये देना पड़ता है बस, ठीक है, 12 रुपये एनुअल प्रीमियम, साल में 12 रुपये देने पड़ते हैं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए शुरू से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द फॉलोइंग 2 आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। 2 क्वेश्चंस है, दोनों में 2-2 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि अगर ए दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन करता है तो ए आंसर लिखिएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सही है इंडिविजुअली, अलग अलग तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है तो बी लिखिएगा। अगर स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है तो सी लिखिएगा। अगर स्टेटमेंट 1 गलत है और 2 सही है तो डी लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। 91 क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो 91 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कि स्टेटमेंट 1 अगर पढ़े तो स्टेटमेंट 1 में लिखा है द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ इज द एक्शन वाइल द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून इज द रिएक्शन। मून पे जो फोर्स लग रहा है अर्थ के वजह से वो रिएक्शन है, तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है मून के वजह से दैट इज रिएक्शन, ठीक है, एक्शन के बदले रिएक्शन। तो चलिए ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये भी सही है। और ये स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करता है, तो बिल्कुल सही यहाँ पे। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, ठीक है, कंप्लीटली। उसी तरीके से अगर 92 को देखें तो स्टेटमेंट 1 है इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट इफ़ वी प्लेस अ ग्लास ऑफ आइस वाटर ऑन अ टेबल एट द रूम टेम्परेचर द आइस वाटर विल गेट वार्मर। अगर हम आइस वाटर को टेबल पे रख दें रूम टेम्परेचर पे तो आइस वाटर क्या होने लगता है कि धीरे धीरे गर्म होने लगेगा पिघल के, ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि हीट इज़ एनर्जी दैट फ्लोज बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स एनवायरमेंट बिकॉज
ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये भी बिल्कुल सही है कि भाई हीट जो है एक एनर्जी है जो कि फ्लो करेगा सिस्टम और उसके इन्वायरमेंट के बीच में, और क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो ये स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को बिल्कुल करेक्टली ट्रूली डिफाइन करता है। तो 91 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 91 का भी ए हो जाएगा, सॉरी 92 का भी क्या हो जाएगा, 92 का भी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इसका भी ए, इसका भी ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट डायमैग्नेटिक एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें से कौन सा आइटम है जो कि डायमैग्नेटिक रहता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर या प्रेशर पे। तो डायमैग्नेटिक ऐसे आर्टिकल को, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहेंगे जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होगा कि लेस अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अट्रैक्ट होगा किसके तरफ, मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड, इसमें से कौन डायमैग्नेटिक नहीं है। तो आयरन जो है ये डायमैग्नेटिक है, लेकिन कह रहा है कि नहीं है, हाँ डायमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, आयरन नहीं है डायमैग्नेटिक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयरन। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इनमें से अमोनिया का जो होता है वो हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स, ब्लीचिंग पाउडर में होता है क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द, छोटा कर लेते हैं सही रहेगा। व्हाट इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का कॉजल एजेंट क्या होता है, किसके वजह से होता है चिकनगुनिया। तो देखिए चिकनगुनिया होता है वायरस की वजह से। ठीक है, मतलब वायरस इसका कॉजल एजेंट है। नेक्स्ट है बायो रेमिडिएशन इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग एक्सटेंसिवली यूटिलाइज इन कंट्रोलिंग। तो देखिए बायो रेमिडिएशन की वजह से क्या होता है, हैवी मेटल पॉल्यूशंस को दूर किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ब्यूटी ऑफ सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द ग्रोथ ऑफ सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, उन पे प्रभाव पड़ा है। तो दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो ये है लाइकेंस। ठीक है, क्या हो गया, लाइकेंस, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनिमल एज वेल एज अ प्लांट। तो देखिए वो है युगलेना। युगलेना में क्या होता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू सेव द स्टोर्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स फार्मर यूजुअली मिक्स विद देम। अपने फूड ग्रेन्स को बचाने के लिए फार्मर्स उसके साथ क्या मिला देते हैं, तो नीम का पत्ता मिला देते हैं। नीम लीव्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम इज़ CD रोम क्या है, तो CD रोम एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है WAP, WAP स्टैंड्स फॉर, WAP का पूरा नाम क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउज। ब्लूटूथ से क्या होता है, तो ब्लूटूथ से होता है वायरलेस कनेक्शन होता है बिटवीन वेरियस डिवाइसेस, लेकिन ये इक्विपमेंट जो डिस्टेंस होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिवाइसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस माफ़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन इसमें से क्या नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा स्कैन करना टेक्स्ट को। तो ये तो स्कैनर का काम होता है, तो ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्कैन टेक्स्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्डवेयर। इसमें से हार्डवेयर क्या है, तो जो कंट्रोल यूनिट है ये हार्डवेयर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Two vehicles which are 100 km apart are running towards each other in a straight line. In how much time will they meet each other provided they follow a uniform speed of 45 km per hour and 80 km पर आवर? देखिए, दो व्हीकल एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं. मान लीजिए एक व्हीकल इधर से इधर आ रहा है और ऐसे, और एक व्हीकल ऐसे आ रहा है. ठीक है, ऐसे आ रहा है, और दोनों की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर. और दोनों के जो डिस्टेंस है बीच का, ये मान लीजिए 100 किलोमीटर्स है. कितना? 100 किलोमीटर्स. तो कह रहा है कि कितने टाइम में ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे. तो 45, अब क्योंकि एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो इनका स्पीड जुड़ जाएगा ना आपस में, है ना, जोड़ देंगे. 45 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर, तो 135 किलोमीटर के स्पीड से आ रहे हैं, और डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो डिवाइड कर देंगे तो 125. हाँ, तो 125 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे 100 किलोमीटर को, तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा आपका 4/5. 4/5 इसको हमें क्योंकि ये 4/5 आ जाएगा, इसको मिनट में निकालना होगा. तो मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिनट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 20%. किसी आर्टिकल के प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया. ठीक है, देयर इज़ अ टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट. और जितने रुपए से इंक्रीज़ किया गया प्राइस, उस इंक्रीमेंट का 5% निकाल करके टैक्स ऐड कर दिया गया. यानी कि 5% जो निकाला गया वो टोटल अमाउंट पे नहीं, जितना इंक्रीमेंट हुआ ना 20% उतने पे निकाला गया. ओके, अब इतना करने के बाद जो प्राइस आया, कॉस्ट आया, वो आया 1331 रुपये. ठीक है, तो कह रहा है कि शुरू में प्राइस क्या था. तो पहले मान लीजिए कॉस्ट था X रुपीज़. ठीक है, तो 20% जब इंक्रीज़ किया गया, तो 20% इंक्रीज़ किया गया तो कितना प्राइस हो गया होगा? X का 20% कितना होता है? X/5, X इंटू 20/100, है ना. तो कितना हो गया होगा? X तो कॉस्ट था, प्लस इसमें ऐड कर दीजिए ये X/5. ओके, अब जो X/5 आया ना इंक्रीमेंट, इसका 5% और निकालना है, तो 5/100 करना पड़ेगा फिर से. तो 5/100 करेंगे तो आएगा 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा X/100. ठीक है, इतना आएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो X कॉस्ट था, कॉस्ट पे 20% लगाया गया तो X/5 और बढ़ गया, और फिर से 5% इस इंक्रीमेंट का, X/5 का 5/100, तो X/100 निकल गया. अब ऐड कर दीजिए सबको, X प्लस X/5 प्लस X/100 इज इक्वल टू 1331. तो आ जाएगा अमाउंट टोटल एंड में 1100 रुपये. ठीक है, X की वैल्यू 1100 रुपये आ जाएगी, तो कॉस्ट 1100 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000. व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट? देखिए, बैट को बेचा गया 1000 रुपये में 20% डिस्काउंट देने के बाद. ठीक है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा. तो आप किसी दुकान पे गए, आपको बोला गया 1000 रुपये में देंगे आफ्टर डिस्काउंट, तो बिफोर डिस्काउंट प्राइस क्या रहा होगा? तो मान लीजिए 100% रहा होगा प्राइस 100%, तो 100% में से 20% आपको डिस्काउंट दे देगा. यानी कि जो 1000 रुपये है ये कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है. 80% 1000 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना आ जाएगा? 1250 रुपये निकाल लीजिएगा. X का 80% इक्वल टू 1000 रुपीज़, तो 1250 इसका सही आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा हैंग कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट. अब ये स्टेटमेंट दिया गया है कि टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर आइदर इन आसाम और इन बंगाल. टी प्रोड्यूसर जो स्टेट्स है वो या तो आसाम में है या फिर बंगाल में है. तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डायग्राम सही है. तो देखिए, अगर इसको बंगाल मान ले, इसको आसाम मान ले, तो ये बीच में चाय मान ले, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. अब ये कह रहे हैं कि ये मान लीजिए बंगाल है और ये आसाम है, तो चाय आसाम में भी मिल गया, थोड़ा सा बंगाल में भी मिल गया, लेकिन बीच का पार्ट ये कहाँ है? यहाँ पे तो बोला है या तो आसाम में या बंगाल में भैया. तो अब ये ऑप्शन देखिए, ये बंगाल, ये आसाम, तो चाय या तो आसाम में मिल रहा है या फिर बंगाल में मिल रहा है. ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. नेक्स्ट है,
सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग x बाई 61 इज 2। कह रहा है कि मान लीजिए x को अगर डिवाइड करते हैं 61 से तो रिमाइंडर आता है 2। तो कह रहा है कि अगर x इज़ टू पावर 7 को डिवाइड करे 61 से तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जब भी कभी आप बड़े संख्या को से छोटे संख्या को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर सेम आता है। मान लीजिए 2 को डिवाइड कर रहे हैं आप 61 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो x को मान लेते हैं 2, ठीक है, x को मान लेते हैं 2, रिमाइंडर 2 था तो हम मान लेते हैं कि 2 को हम 61 से डिवाइड कर रहे थे 61 से, तो रिमाइंडर आ रहा था 2। अब 2 इज़ टू पावर 7 यानी कि x इज़ टू द पावर 7, 2 के पावर 7 को डिवाइड करेंगे 61 से तो क्या आएगा, 2 इज़ टू द पावर होता है 128 को डिवाइड कर रहे हैं 61 से तो 122 आता है और 122 आता है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और एक बॉल है जिसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो उस क्यूबिकल बॉक्स में कितने स्फेरिकल बॉल्स डाल सकते हैं। तो स्फेरिकल बॉल की रेडियस है 1 सेंटीमीटर तो डायमीटर कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, राइट। तो जो 10 सेंटीमीटर का क्यूबिकल बॉक्स है उसमें जो डालेंगे तो हम कितना डालेंगे, है ना, एक ऐसे डालेंगे और ऐसे डालेंगे, है ना। क्यूब क्या होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 3 डायरेक्शन में हम उसको डाल सकते हैं। तो जब 2 मीटर रेडियस हो गया तो एक साइड से अगर साइड है क्यूब का 10 सेंटीमीटर तो एक तरफ कितने बॉल डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 सेंटीमीटर का 5 तो इस तरीके से क्यूब का जो निकाल लेंगे 5 × 5 × 5 तो टोटल कितने बॉल्स डाल सकते हैं हम उसमें, 125 बॉल्स डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिटी 80% ऑफ पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन। मान लेते हैं उस शहर में 100 लोग हैं, ठीक है, ये 100 लोग हैं तो 80% खाते हैं क्या, राइस। तो राइस खाने वाले लोग कितने हैं, 80। उस 80 में से 90% अब कह रहा है कि एंड 90% ऑफ द राइस ईटर्स आर नॉन वेजिटेरियन। तो कह रहा है कि इस 80 में से जो 90% है वो नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि 80 का 90% कितना होता है, 72 जो है वो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन। तो वेज कितने हैं, वेज खाते हैं 8 लोग, ठीक है, वेज खाते हैं 8 लोग। तो पूछ रहा है कि अब बताइए देन व्हाट % ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस ईटर्स। तो ये राइस ईटर भी है 8 लोग और वेजिटेरियन भी है, तो 8 जो है वो टोटल पॉपुलेशन का कितना % होता है, ये होता है 8%। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 112 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द व्हीकल ए एंड बी ट्रेवल्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। 2 गाड़ियाँ हैं, एक 30 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, एक 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। अब कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों इसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक ऐसा सेम डायरेक्शन में, एक 30 के स्पीड से जा रही है और एक 60 के स्पीड से जा रही है। ओके, अब कह रहा है कि फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर चलना है और वो सेम जगह से यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, मान लीजिए ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कह रहे कि द फास्टर व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल्स बैक विद द सेम स्पीड। बी जो कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो पहले पहुंचता है और जा कर के वापस भी आने लगता है सेम स्पीड से, 60 की ही स्पीड से। और कह रहे हैं कि वापस जो मुड़ने में टाइम लगा ना उसको आप नेग्लिजिबल समझिए, मतलब मानिए कि कुछ टाइम नहीं लगा मुड़ने में, ठीक है। अब आपको बता रहा है कि जब ये बी वापस लौट रहा होगा और ए अभी भी जा रहा होगा तो कितने, जब ये मिलेंगे आपस में एक दूसरे से तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, बी गया 60 किलोमीटर की स्पीड से और ए गया 30 किलोमीटर की स्पीड से। तो बी 2 घंटे में पहुंच गया 120 किलोमीटर, है ना, 2 आवर्स के बाद बी पहुंच गया 120 किलोमीटर, यानी कि उसका डिस्टेंस कवर हो गया। लेकिन ए अभी भी कितना है, ये बी पहुंच गया 2 घंटे में, बी लेकिन ए अभी बस 30 × 2 60 किलोमीटर ही कवर कर पाया। अभी जब ए क्योंकि 30 की स्पीड से जा रहा था तो 2 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर पाया और बी 120 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। तो अभी 60 को चलना है 60 किलोमीटर यानी कि पहुंचने में, और बी इधर से आ रहा है तो उसको भी जब ये दोनों मिलेंगे तो
अभी ए और बी दोनों को कितना किलोमीटर के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर का, इतना समझ में आया। तो बी चल रहा है 30 के स्पीड से और बी ए चल रहा है 30 के स्पीड से और बी उधर से आएगा 60 के स्पीड से। तो अब दोनों का जो स्पीड है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 30 + 60 90 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है और कवर करना है 60 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा भैया, 60/90 कट जाएगा दोनों, 0 से 0 बच जाएगा कितना, 2/3 आर, 2/3 आवर्स। तो इसको 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मिनट में जब कन्वर्ट होगा तो आ जाएगा 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स चलना है। तो जब 40 मिनट चलेगा कौन, ए जब 40 मिनट चलेगा तो 40 के स्पीड से 40 मिनट में 30 के स्पीड से चलेगा। 60 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यानी कि 20 किलोमीटर और चलेगा। तो कितना किलोमीटर चल चुका होगा ए, 60 पहले चल चुका था, 20 अब चलेगा, यानी कि 80 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ डू कमेंट, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में नहीं आया। मैं अलग से आपको पेज पे करके आपको कमेंट सेक्शन में तो नहीं डाल सकता, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर आप अपने व्हाट्सएप से अगर आप हमें मैसेज करते हो तो मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्व करके। तो टेंशन नहीं लीजिए, बस अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अच्छा चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। हाँ, अब बात करते हैं। कह रहे हैं कि द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इज़ ₹10। एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसका प्राइस है 10 रुपये। कितना, 10 रुपये। 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाई रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल्स। एक बॉटल की कीमत है 10 रुपये और 10 बॉटल अगर आप रिटर्न करते हो तो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आपको मिल जाएगी फिर से, क्योंकि एक बॉटल की कीमत है 10 रुपये। तो 10 बॉटल अगर आप करते हो तो आपको एक बॉटल भरा हुआ मिल जाएगा, फिर से कोल्ड ड्रिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़िए। द प्राइस ऑफ अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10। 1 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाई रिटर्निंग 10 एम्प्टी बॉटल। 10 खाली बोतल देके आप एक भरा हुआ बोतल भी ले सकते हो और 10 रुपये में एक बोतल ले सकते हो। अ पर्सन हैज़ 1000 रुपीज़ एंड 19 एम्प्टी बोटल्स। एक इंसान है जिसके पास 1000 रुपये है, ये तो रुपए हो गए उसके पास 1000, और साथ ही साथ 19 बॉटल्स हैं जो कि एम्प्टी है, खाली है। तो कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बॉटल्स ही बाइज। कह रहे हैं कि वो इंसान कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी सकता है, आपको ऐसा अज्यूम करना है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बॉटल्स ही परचेजेज एट द एंड ऑफ ही बाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड कंज्यूम ऑल। कह रहा है कि जब वो उसके पास जितने पैसे हैं और जितने मैक्सिमम नंबर वो खरीद पाएगा कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स के, वो जब कंज्यूम कर जाएगा तो एंड में उसके पास कितने खाली बोतल बचेंगे। तो देखिए 1000 रुपये है तो 1000 रुपये उसमें वो कितने बॉटल खरीद लेगा, 100 बॉटल उसने खरीद लिया। ठीक है, 100 बॉटल खरीद लिया और 19 खाली बोतल भी थे, तो 19 में से 10 बॉटल दे के एक और खरीद लिया, यानी कि 101 बॉटल खरीद लिया उसने। ठीक है, 101 बॉटल खरीद लिया उसने। ओके, अब 101 बॉटल को वो पी गया और 9 बॉटल्स अभी बचे हुए हैं, तो 101 + 9 110 बॉटल उसके पास अभी और रह गए। तो ठीक है, उसके पास अभी और रह गए, तो 110 बॉटल वापस उसने दे दिया और 11 बॉटल उसने कोल्ड ड्रिंक के खरीद लिए। नहीं, वेट मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं। हाँ, उस इंसान के पास क्या था, 1000 रुपीज़ था और 19 बॉटल्स थे। ओके, 19 बॉटल्स थे, 19 से थे ना, एम्प्टी बॉटल्स थे। तो 1000 रुपये में उसने 100 बॉटल खरीद लिए और 100 बॉटल ये पी गया। 100 बॉटल जब ये पी गया तो इसके पास अब कितने बॉटल्स बच गए, 100 + 19 119 बॉटल्स बच गए खाली बोतल। अब ये 110 बॉटल देता है, 110 बॉटल देता है
तो इसके पास अभी 9 बॉटल्स खाली बच जाते हैं, तो 110 खाली बॉटल देके ये 11 कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लेता है, और 11 कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लिया और उसको पी गया, तो 11 खाली बॉटल्स और प्लस 9 खाली बॉटल्स, 20 खाली बॉटल्स उसके पास बच गए। अब 20 खाली बॉटल देकर के वो 2 कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता है भरा हुआ और दोनों पी जाता है, तो अल्टीमेटली उसके पास खाली बोतल कितना बचा, 2 खाली बोतल बचा, ठीक है। अब इसके बदले में तो उसे कोल्ड ड्रिंक मिल नहीं सकता क्योंकि मिनिमम 10 बॉटल देना पड़ेगा एक खरीदने के लिए, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the radius of the new spherical container is double the radius of the old spherical container, then the ratio of the volume of the new container and the volume of the old container is, कह रहा है कि नया स्फेरिकल कंटेनर का रेडियस अगर डबल कर दिया जाए पुराने से, तो दोनों के जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम का रेशियो निकालिए। तो कंटेनर का रेशियो जो होगा, स्फेरिकल कंटेनर का रेशियो जो होगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर क्यू दोनों में आएगा, तो 4/3 पाई, मान लीजिए पहले का रेडियस था आर, अभी का हो गया नए का 2r, डबल हो गया है ना 2r, तो होता क्या है 4/3 पाई आर क्यू, तो ये पुराने का हो गया और नए का क्या हो जाएगा 4/3 पाई 2r3, ठीक है 2r3। तो देखिए 4/3 से 4/3 पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, अभी r3 एंड 2r3, तो r3 यानी कि मान लीजिए 1 है तो 1:1:1 1 ही रहेगा, और ये 2 है यहाँ पे तो 2:2 × 2 8 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा 8:1 हो जाएगा इसका रेशियो, 8:1 हो जाएगा इसका रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर इज़ फिल्ड विथ 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक कंटेनर में 300 लीटर हाइड्रोजन गैस का भरा हुआ था। द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर्स, पहले दिन 100 लीटर्स लूज़ कर दिया, मतलब खाली हो गया ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन प्रीवियस डे, और हर दिन पिछले दिन के मुकाबले, पिछले दिन जितना वो लूज़ करता है ना उसका 1/3 वो अगले दिन लूज़ करता है। जैसे पहले दिन लूज़ किया 100 लीटर, तो दूसरे दिन 100 लीटर का लूज़ करेगा 1/3 यानी कि 33 लीटर्स मान लीजिए, तीसरे दिन वो 33 लीटर का लूज़ करेगा 1/3 यानी कि 11 लीटर, चौथे दिन वो 11 का 1/3 करेगा, मान लीजिए 3.5 या समथिंग, ठीक है। फिफ्थ डे ये 3.5 का 1/3 करेगा, तो धीरे धीरे ये नंबर क्या होने लगेगा, मिनिमम होने लगेगा, पॉइंट में जाने लगेगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, पजेसेस एटलीस्ट 150 लीटर्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑन 100th डे। 100th डे पे भी पहुंच जाएगा ना, तो कम से कम उसके पास उस सिलेंडर में गैस भरा रहेगा 150 लीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्मॉलेस्ट सर्किल विच कंटेन्स अ स्क्वायर एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का स्क्वायर रखना है, 4 सेंटीमीटर एरिया का स्क्वायर रखना है किसी सर्किल के अंदर में, तो सर्किल का एरिया कितना होना चाहिए, कम से कम 4 सेंटीमीटर होने के लिए 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 22/7 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 4 सेंटीमीटर से कम है, तो इसलिए 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ये मिरर लगा हुआ है और ये मिरर है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में हम जो चीज़ जैसे दिखते हैं ना, हमें वैसा ही सेम टू सेम दिखाई देता है। तो यहाँ पे ऐसा मिरर है, तो इसमें देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ए ऑप्शन के जैसा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 persons A, B and C run a business together and their shares are 17%, 37% and 46%। A, B, C एक बिजनेस में काम करते हैं साथ में, तीनों का शेयर है 17%, 37% और 46%। तो हुआ क्या, एनी प्रॉफिट दे अर्न इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन, और इसी परसेंटेज के जैसा उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट बी एंड ए ऑन अ गिवन डेट इज़ 1000, कह रहे हैं कि बी और ए के बीच जो प्रॉफिट का डिफरेंस आया वो लगभग 1000 रुपये है। तो बताइए सी का प्रॉफिट क्या होगा उस दिन। तो देखिए बी और ए
इनके परसेंटेज का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 37 में से 17% निकाल दे तो बचेगा 20%। तो 20% जो हुआ वो किसके बराबर आया, 1000 के बराबर आ गया। तो 20% अगर 1000 के बराबर आ गया तो 100% कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5000 के बराबर, है ना, 5000 के बराबर। तो 5000 का अगर हम निकाल ले, किसका, सी का हिस्सा निकालना है, तो 5000 का 46% निकालेंगे तो आएगा 2300। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 2300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 2 पाई सेंटीमीटर। किसी सर्किल का सर्कमफेरेंस है 2 पाई सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल इज, तो एरिया ऐसा स्क्वायर जो कि इस सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करना है, लगाना है, तो वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका कम से कम 2 सेंटीमीटर का। तो ये 2 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 120 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे EPFO 2016-17 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया विद एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, और आंसर की भी इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले साल के पेपर के साथ। तब तक देखते रहिए NCERT जोन को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है, तो उसे भी, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।